सो गाइस, इस रिएक्शन को देख के लोग कंफ्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि केमिस्ट्री मुश्किल है। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता कि यहाँ से सोचना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करना है। सो आज हम रिएक्शन याद नहीं करेंगे, आज हम ये फिक्स करेंगे कि रिएक्शन को देखते ही पहला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हमारे पास ओजोनोलिसिस है। तो ओजोनोलिसिस कराने के लिए हमें चाहिए ओजोन, जो कि O3 मॉलिक्यूल होता है और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसको हम जब भी ब्रेक करते हैं तो इट ब्रेक्स अप एज O2 मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि एक मोनो एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड इट इज़ वेरी हाई इन एनर्जी एंड इट फाइंड्स टू बी वेरी रिएक्टिव। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे कि मैंने कहा। तो ये जितने भी एल्कीन्स बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड्स है, इसको क्लीव कर देता है, मतलब कि तोड़ देता है बीच में से और खुद जाके जॉइन हो जाता है। इसका भी एक प्रोसेस है जिसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको कि हम ओजोनॉइड कहते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली इसके बाद फिर हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड्स बनेंगे टर्मिनल पोजीशंस पे एल्डिहाइड, और अगर वो मिडिल पोजीशन पे है तो यानी कि सेकेंडरी या टर्शियरी, तो वो वहाँ पे कीटोन बन जाएगा, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करना है ये भी करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और दूसरा हमें कायरल और ए कायरल मतलब आइसोमेरिज्म में भी जाने का मौका मिलेगा। सो दिस क्वेश्चन इज अ कोलैबोरेशन ऑफ टू क्वेश्चंस व्हिच विल गिव यू मोर क्लैरिटी इन लेस टाइम। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, हम हर जगह ऑक्सीजन ऐड करें जैसे कि मैंने अभी बोला। सेकेंडली हमारे पास Zn है और H2O है। H2O होता है, जब भी मैंने बोला, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो उसको रीअरेंज करके एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए हम H2O यूज़ करते हैं। Zn यानी कि जिंक इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट के जैसे यूज़ हो रहा है। ये एक जनरली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, बट ये वाला जो होता है इसको हम ट्रांजिशन नहीं कहते क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है। Zn का और इसके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसकी जो डी शेल होती है वो कंप्लीट होती है, इसलिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है पर ट्रांजिशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जिस भी ऐसे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम कहते हैं कायरल। जिसमें भी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं ए कायरल, मतलब कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम बीच से ब्रेक करें तो वो सिमेट्रिकल वे में ब्रेक हो जाए तो उसको हम ए कायरल बोलते हैं। या फिर एक कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसके अराउंड जितने भी चार एटम्स है, अगर वो उनमें से एक भी सेम दोनों निकले तो वो ए कायरल होते हैं। अगर चारों के चारों डिफरेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं कायरल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स में जो हमने ड्रॉ किए हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ ए कायरल है फिर कायरल है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स हमें मिल रहे आफ्टर रिएक्शन ऑफ ओजोनोलिसिस विद एल्कीन। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट सामने आ चुका है, तो अब हम काउंट करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी को देख लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने अभी बताया जिस भी मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है उनको हम कायरल बोलते हैं, जिनमें होती है उनको हम ए कायरल बोलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सबको मार्क कर दिया है। तो हमारे पास 2 आ गए, इसलिए आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें हमारे पास दो सब पार्ट्स में रिएक्शंस है। तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसको हम एलाइलिक बोलते हैं। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड करके 3 कार्बन का चेन हो, ऐसी अरेंजमेंट, इसको हम एलाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो अभी हम ब्रेक करते हैं इस डबल बॉन्ड को। तो इस डबल बॉन्ड को हम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो एक साइड में कार्बन पे प्लस आएगा, दूसरे साइड में नेगेटिव आएगा। सेकंड वाले में, बीच वाले में यानी कि सेकेंडरी वाले में प्लस आएगा, सेकंड वाले में नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। तो इसका जो H हमने निकाला वो सेकंड वाले पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पार्ट है, जीओसी का पार्ट है स्टार्टिंग में। तो ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मेजर होगा क्योंकि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए 6 ज़्यादा है तो इसलिए 6 अल्फा हाइड्रोजन
will be more stable, so second degree will be more stable. Also ये hyperconjugation CAF पे डिपेंड करता है, यानी कार्बोकटाइन, एल्कीन और फ्री रेडिकल. अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा सीखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हाइपरकॉन्जुगेशन सीखेंगे. बहुत ही कम समय में हम इसके डीपेस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे. तो जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड नंबर वाला कार्बोकटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो सीधा जाके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा और वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम टिपिकली क्यूमीन बोलते हैं. तो वो हमारा टी प्रोडक्ट हो जाएगा. एंड दिस रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस अंडर हाई प्रेशर एंड हीट टू मैक्सिमाइज इट्स यील्ड, उसकी यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए. दूसरा पार्ट है टी के बाद हमें यू में कन्वर्ट करना, जिसके में हमें रेडिकल इनिशिएटर है और O2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डाइएटॉमिक फॉर्म ऑफ O2. तो जब भी हम रेडिकल इनिशिएटर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रेडिकल में चेंज हो जाता है, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल. तो मैंने पहले भी बताया CAF फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. तो अभी हमारे पास फ्री रेडिकल है तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा. ये 2 डिग्री है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा. तो वहाँ पे ही हमने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया है. तो जहाँ पे भी आपको 2 ऑक्सीजन एक साथ देखे उसको हम कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो आगे जाके ब्रेक हो जाता है. बट स्टिल हम इसको कहेंगे यू प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहाँ तक ही हमें पूछा गया. अगर आगे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल या कुछ और होगा तो हम उसको रीअरेंज करा के ये बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं और वो अल्कोहल भी बन सकता है. बट यहाँ पे क्वेश्चन बस यहाँ तक ही था, इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू सो मच. Summertime heat bringing me back to the cold beer sun and the times we had. Something I could never forget.